नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं चंदन सिंह। यूपी उत्तराखंड में कोरोना को काबू करने के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, साथ ही कुछ सख्ती भी की गई, जिसका असर ये रहा कि इन राज्यों में धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। ये राहत वाली खबर भले ही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना गांव की ओर चल पड़ा है, जहां लोग कम टेस्ट करा रहे हैं। प्रशासन के लिए भी हर घर में जाकर ट्रेसिंग करना और टेस्टिंग करना बेहद मुश्किल है। गांव के लोग पहले तो खुद ही इलाज में लग जाते हैं और फिर जब डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो ग्रामीण इलाकों में वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती जो शहरों में होती हैं। कुल मिलाकर चिंता की बात है। इसी को लेकर करेंगे आज के सबसे बड़ा मुद्दा में चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में जहां एक बार कोरोना के आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली थी, वहीं अब राज्यों में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि गाँवों में केस बढ़ रहे हैं। मेरठ में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोविड से प्रदूषित 7 शहरों में से अकेला मेरठ ऐसा है जहां कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन कोविड के केसेस मेरठ में क्यों बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उसकी वजह भी यह है कि कंटेनमेंट जोन और दूसरे बफर जोन मेरठ में नहीं बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि अब कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। लेकिन मेरठ में कहीं भी देखने में नहीं आया कि वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। पिछले साल कोविड में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो जरा से केस आने पर उस एरिया को सील किया जाता था, कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था। लेकिन अब ऐसी प्रक्रिया नहीं हो रही। शायद ये वजह है कि कंप्लीट लॉकडाउन के बावजूद भी मेरठ में केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगरा के गांव बमरोली कटारा में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। गांव के ज्यादातर घरों में कोई न कोई बीमार है। कि बमरोली कटारा एक गांव है, इस गांव में हजारों की संख्या में लोग बीमार पड़े हैं और घरों के बाहर ही कह सकते हैं कि घरों में ही ऑक्सीजन सिलेंडर से अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में लड़े हुए हैं। इन ग्रामीणों का यह कहना है कि लगातार वो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना चाहते थे। कई बार फ़ोन भी किए, सरकारी अस्पतालों में भी गए, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। और तस्वीर आज इस बात को बयां करती है कि गाँव-गाँव में लोग हर घर में बीमार पड़े हुए हैं और कई लोगों की ज़िंदगी भी यहाँ जा चुकी है। प्रयागराज के अभी तमाम गांवों में कोरोना ने तेजी से पांव पसारे हैं। कई गांव से लोगों के बीमार होने और अचानक मौत होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मऊ आइमा ग्राम सभा के चौहान का पूरा ग्राम में, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते। और अगर आप स्थिति देखें तो इस गांव को बैरिकेड किया गया है, यहां को कैंटोनमेंट जोन बनाया गया है। करीब 2000 की आबादी का ये गांव है और स्वास्थ्य विभाग के लोग कहते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग संक्रमित हुए थे। अभी भी कुछ संक्रमित हैं जिनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे गाँव को सील किया गया है। और ये स्थिति सिर्फ इस गाँव की, इस मजरे की नहीं है, बल्कि प्रयागराज जनपद के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना पैर पसार चुका है। तो सरकार को, प्रशासन को अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। शहर के बाद जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना पहुंचा है और तमाम लोगों की मौत हो रही है, उसके बाद यहां पर स्वास्थ्य की टीम की ज़रूरत है। यहां पर लगातार जो ट्रेस टेस्ट और ट्रीटमेंट का जो फार्मूला है उसको अपनाने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से बड़ी संख्या में लगातार मामले ग्रामीण इलाकों में सामने आ रहे हैं। इस बीच बीएचयू के सीनियर डॉक्टर ने चेताया है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में अब वायरस पांव पसार चुका है। आज लॉकडाउन होने के बाद से इसमें मेन रोल लॉकडाउन का है, जिन्होंने गांव के लोगों को शहर में आने से प्रॉब्लम पैदा कर दिया है, जिससे वो लोग जो शहर में आके इलाज करते थे, तो इससे शहर के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको विजिबली कम दिख रहा है, वास्तविकता ये नहीं है। लोग अब बिना इलाज के गांव में मर रहे हैं और इसीलिए ये जो आप नदियों में देख रहे हैं, उनकी संख्या जो डेड बॉडीज़ जो है अनबर्न, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि हम छुएंगे कहीं हमको भी ना हो जाए। तो गांव में और भी ज़्यादा दहशत है, कम लिटरेट आदमी है वहाँ पर, तो कोई उसको छूने वाली व्यवस्था नहीं है, तो लोग सीधे जाकर फेंक दे रहे हैं। तो मोर्टेलिटी तो बढ़नी ही है और बढ़ रही है, सिर्फ ये छुप जा रहा है लॉकडाउन की वजह से। वास्तविकता वो नहीं है जो शहरों के अंदर कम दिख रही है। वास्तविकता ये है कि एक गांव में किसी गांव में तो 60-70 लोग मर रहे हैं, 10-20 तो कई गांव में मर रहे हैं। तो ये मोर्टेलिटी बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन शहरों से ये गांव में फैल गई है। बीमारी कम नहीं हुई है, बीमारी बढ़ गई है। वाराणसी में कोरोना का ग्राफ थोड़ा कम क्या हुआ, लोगों ने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है। लोग ना तो मास्क ठीक से लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
आंकड़ों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन जिस तरह से गांव में अब कोरोना वायरस से तांडव मचा रहा है, यह बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि गांव में जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो शहरों की तरह आसानी से सुलभ नहीं होती हैं और ऐसे में चुनौतियां अभी काफ़ी बढ़ सकती हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कल 27 दिनों बाद कोविड का आंकड़ा 21,000 से नीचे आया था और आज ये आंकड़ा और घटते हुए यूपी में 18,000 कुछ पर पहुंच चुका है। ये आंकड़े थोड़े राहत देने वाले ज़रूर हैं, लेकिन अभी लड़ाई बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग फिर से लापरवाही करने लगे हैं और ऐसे में ये चुनौती काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी जुड़ चुके हैं, वाराणसी से संवाददाता हैं, साथ ही साथ एक डॉक्टर के पांडे हैं जो कि सीनियर फिजिशियन है हमारे साथ में। सुशांत, आंकड़े जो हैं कहा जाए तो फौरी तौर पर राहत देते हैं, लेकिन जैसा कि वाराणसी से खबरें आई कि लोग जो हैं बाहर निकल रहे हैं, थोड़े से लापरवाह से हो गए हैं, ऐसे में तो चुनौती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सरकार क्या कर लेगी अगर आप जो है मास्क नहीं लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो? देखिए चंदन, आज जो ये स्थिति हुई है, अगर हम 2 महीने पीछे जाएं, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में अगर कोई मास्क लगा लेता था तो लोग उस पर हंसते थे और यही कारण था कि दूसरी लहर इतनी तेज़ी से प्रकोप बनकर लोगों पर टूटी और अधिक से अधिक लोग बीमार पड़े और ऐसे कई लोग हैं जो काल के गाल में समा गए। और इस समय भी जब थोड़ा सा आंकड़ा नीचे आया है, हमने सुबह ही रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरीके से लोग लापरवाह हो गए हैं। वाराणसी के लंका इलाके में ठीक उसी तरीके की भीड़ दिखाई दी थी हमें जैसे कि आम दिनों में होती है, यानी कि कर्फ्यू के बगैर भी होती है। और लोग बिल्कुल सट कर खड़े थे किराने की दुकान पर, दवाइयों की दुकान पर। जो दवा बेचने वाले लोग हैं उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया था। लोग सड़क पर बिना किसी वजह के निकल रहे थे, यानी कि तफरी करने के लिए निकल रहे थे। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि हमारी लापरवाही इस कोरोना वायरस को बढ़ने में सहायक सिद्ध हो रही है। अभी अगर 585 केस आज आए हैं तो कल अगर 800 या 900 होंगे तो इसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन से ज्यादा हम खुद होंगे, क्योंकि अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो कोरोना का संक्रमण कैसे टूटेगा। जिस तरीके से बीएचयू के सीनियर डॉक्टर ने हमें बताया कि गांव में जिस तरीके से, जी बोले आप, जिस तरीके से गांव में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि गांव में पहली बार स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, टेस्टिंग की फैसिलिटी जो शहर में है वो गांव में नहीं है। कर्फ्यू लगा हुआ है तो गांव के लोग शहर आने से बच रहे हैं, उन्हें लगता है चालान हो जाएगा। और जो गांव में जो कोरोना को लेकर एक गलत धारणा बनी हुई है, कई गांव में ऐसी धारणा बनी हुई है कि हम टेस्टिंग कराएंगे तो हमें जबरदस्ती अस्पताल में डाल दिया जाएगा, या कोरोना वायरस एक छुआछूत की बीमारी है, हम छुआछूत की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो गांव में जो एक धारणा है, जागरूकता नहीं है कोरोना वायरस को लेकर के, जिस तरीके के शहर में है। जो शहर की स्थिति आज कम हुई है, आंकड़ा कम हुआ है, इसकी जागरूकता की वजह से है, पर गांव में वो चीज नहीं है। गांव में हर गांव में जागरूकता नहीं, सुशांत, ये जागरूकता नहीं है, डर था, ये डर था, जागरूकता नहीं। जागरूकता अगर होती तो लोग अभी भी जागरूक होते, अभी फिर दोबारा वैसी गलती नहीं करते। वो डर था कोरोना का, इस वजह से अब थोड़े से मामले कम हुए हैं तो फिर से वैसी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे साथ अविनाश भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। अविनाश, आंकड़े तो राहत देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मोर्टेलिटी रेट और गांव में जो बढ़ रही है कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात अभी भी है। बिल्कुल चंदन, देखिए अगर हम आज के आंकड़ों की बात करें तो सबसे राहत की बात लखनऊ को लेकर है, क्योंकि लखनऊ में आज आंकड़ा जो नए मरीजों की संख्या है वो 1000 से नीचे दर्ज की गई है और काफ़ी दिनों बाद ये कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीर लखनऊ में खासकर देखने को मिली। दूसरे शहरों में भी कमोबेश यही हालात हैं। जिन शहरों की बात करें, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो या गोरखपुर हो, तो वहाँ भी जो संक्रमण का रेट है वो काफ़ी नीचे गया है। लेकिन हाँ, आपने सही कहा कि जो मौतों का आंकड़ा है वो नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि आज एक बार फिर से पिछले 24 घंटों में जो आंकड़ा आया है, तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो ये एक चिंता की और गंभीर बात है। हालांकि संक्रमण के रेट में कमी आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा कि सुशांत भी बता रहे हैं कि अभी भी लोगों में तमाम तरह की भ्रांतियां हैं कि लोग भ्रांतियों की वजह से कहीं ना कहीं इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। और खासकर अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों को लगता है कि जैसा कि सुशांत ने कहा कि छुआछूत की बीमारी है, लोग बदनामी से डरते हैं,
हैं और देखा जाता है और देखा भी जा रहा है। और यही वजह है कि गाँव में अब शहरों के बाद जो संक्रमण का रेट है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है चंदन की जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे, खुद से सावधानी नहीं बरतेंगे और इन भ्रांतियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक जो ग्रामीण इलाके हैं उनको कोरोना संक्रमण से नहीं बचाया जा सकता। देखिए दूसरी सबसे अहम बात यह भी है चंदन की ये समस्या गाँव में और शहरों में देखी गई थी और उसी का जो नतीजा है लोग भुगत रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें 45 साल के ऊपर के लोगों को जब वैक्सीन लगाई जानी, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी चंदन, तब ग्रामीण तो छोड़िए शहरी इलाकों में इसी भ्रांति की वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने कम संख्या में खुद को वैक्सीनेट कराया और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ी आबादी इस बीमारी से संक्रमित हुई, इस वायरस से संक्रमित हुई। हालांकि अब लोगों के मन में चलिए डर सही अगर हम शहरों की बात करें तो एक डर एक बड़ी वजह है, क्योंकि अब हम देखते हैं शहरों में बड़ी बड़ी लाइनें, लंबी कतारें दिखने को मिल जाती है। क्योंकि एक समय वो भी था जब हम लोग देखते थे चंदन कि किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते थे तो जो वैक्सीनेशन कर्मी होते थे वो बताते थे कि भाई साहब हम लोग पूरे दिन इंतजार करते हैं और पूरे दिन में मुश्किल से 15 से 20 लोग आते हैं। तो ये तस्वीर भी एक समय की थी और ज्यादा दिन पहले की तस्वीर नहीं है चंदन, ये तकरीबन सिर्फ 2 महीने पहले की तस्वीर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल लेकिन अब हाँ चलिए डर की वजह, जी बिल्कुल चंदन, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो संक्रमण के रेट में इजाफा हुआ उसकी बड़ी वजह यह भी रही कि लोगों ने अचानक से लापरवाही शुरू कर दी। पढ़े लिखे लोग भी बिना मास्क के घरों से बाहर निकलने लगे और उसी का नतीजा हुआ कि जो बड़े शहर थे वो संक्रमण की चपेट में आए। देखिए शहरों की अब सबक लेने की जरूरत है अविनाश, अब निश्चित तौर पर सबक लेने की जरूरत है। अब शहरों पर अगर ध्यान दिया गया तो हालात काबू में हो गए, लेकिन अब गाँव पर ध्यान देने की जरूरत है। कैसे हो सकता है इलाज, इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर के पांडे साहब हैं, सीनियर फिजिशियन है, डॉक्टर आशीष हैं जो कि सीनियर फिजिशियन है, साथ ही कैप्टन एसके द्विवेदी हैं जो कि रिटायर्ड आईएएस है। द्विवेदी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि गांव में जिस तरह की भ्रांतियां हैं, जिस तरह का स्टिग्मा हो जाता है कि कोविड हो जाएगा तो छुआछूत हो जाएगी, अस्पतालों में भर्ती कर दिया जाएगा, तमाम तरह की चीजें हैं। सबसे पहले इलाज तो बाद में करेंगे, पहले तो लोगों को जागरूक करना होगा कि टेस्ट करवा लें कम से कम, सर्दी बुखार हो तो। देखिए आपको जान के प्रसन्नता होगी, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, आप लोग भी देख रहे होंगे जी, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उत्तर प्रदेश के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है जी, कि उन्होंने लगभग 10 लाख लोगों में ट्रेसिंग का जो सिस्टम था, जो गांव-गांव में हमारे जो एनएम होती हैं या आशा बहुएं होती हैं या आंगनबाड़ियां होती हैं, वो घूम घूम करके लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि भाई इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसको फेस करने की बात है और सरकार तुम्हारे साथ है, तुम्हें दवाओं का किट दिया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग करो। अगर एक ही कमरे में एक कम्युनिटी है, जैसे गांव में, अगर आपको पता हो हम लोग गांव के परिवेश से आते हैं, तो एक ही परिवार पूरे 1 या 2 कमरों में रहता है, तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो कुछ गाँव में जहाँ पर जागरूक प्रधान या जागरूक पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे लोगों को जिनमें बुखार हो, सर्दी जुकाम हो या इस तरह के बेसिक सिम्टम्स मिल रहे हो, उनको गांव से दूर प्राइमरी पाठशाला में, मंदिर पर अथवा बागों में कर दिया है और उनका खाना पीना बन के गांव से जा रहा है जी। धीरे धीरे अवेयरनेस शुरू हुई है, लेकिन ये निश्चित मान लीजिए कि गांव में अभी बहुत ज्यादा अंधविश्वास है और इसमें समय लगेगा। ये जो 3rd फेज हम लोग फेस कर रहे हैं आज की तारीख में, ये गाँव में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं जिसमें कि पता चलता है कि सर्दी बुखार था और उसकी वजह से लोगों की मौत हो गई है। डॉक्टर के पांडे साहब, मौजूदा जो व्यवस्था है हमारे पास में, इसमें गांव में संक्रमण रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी बताएं। देखिए, सरकार जो कदम उठा रही है इससे ज्यादा उठाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो भी हमारी व्यवस्था है, प्रशासन इससे ज्यादा और क्या कर सकता है जी। आप लोग टीवी के माध्यम से भी, और आजकल टीवी भी बहुत गांव में उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है। तो अब जो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो बीमार पड़ेगा उसके घर में परेशानी होगी, उसके घर के लोग इन्फेक्टेड होंगे, उसके पड़ोस के होंगे, उसके गांव के होंगे जी। तो अब गांव के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, और जैसे कोई सिम्टम हो, जैसे द्विवेदी जी बता रहे थे कि अगर उनके गांव में कोई स्कूल में व्यवस्था है, कोई मंदिर में व्यवस्था है, कोई बाग में व्यवस्था अलग रहने की, तो पहले आइसोलेट कर दे। जांच की तो सुविधा हर जगह नहीं दी जा सकती जैसे शहरों में है,
तो अभी भी कहा गया है कि भाई जैसे ही आपके सिम्टम्स आते हैं, लेकिन कुछ भी सारी जो सुविधा कोविड नहीं के दी जा सकती, सिम्टम्स लेकिन सभी उनके जान रहे हैं, भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता ना, उनके हाल पे छोड़ा नहीं जा सकता, करना तो पड़ेगा ही उनके लिए भी। पड़ोस को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ऑलरेडी कर रही है। आप देखिए इतनी सारी जांचें हुई, रैपिड एंटीजन टेस्ट 10 लाख के करीब किए गए। दवाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है। जागरूकता का जो अभियान है ये चलते रहना चाहिए, मैं उसको नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी चीज सर वो असर धीरे धीरे होगा अगर जनता खुद से अपनी थोड़ी जिम्मेदारी समझ ले। ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा और इस जो महामारी को गांव में जो फैलने से बहुत प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा। ठीक है डॉक्टर आशीष, फिलहाल क्या करना चाहिए? केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, अच्छी बात है, राहत की खबर है, लेकिन कई इलाके हैं, खासतौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे केसेस बहुत तेजी से बढ़ने की बात सामने आ रही है। लापरवाही कह लें, अंधविश्वास कह लें, भ्रांति कह लें, आखिरकार इससे लड़ाई कैसे लड़ें? जैसे डॉक्टर के साहब ने कहा कि के पांडे साहब ने कहा कि हमको लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मुझे लगता है लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है अभी। पहला मकसद हमारा टेस्टिंग और ट्रेसिंग के साथ लोगों को अवेयर कराने का भी होना चाहिए। जितना अवेयरनेस करा सकते हैं, लोग अवेयर होते हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल प्लेटफॉर्म से, जो गलत मैसेजेस बढ़ते हैं, गलत दवाइयाँ खाते हैं। हम कल भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जो गांव में जिस तरह के डॉक्टर्स हैं वो 50% आपके फेक डॉक्टर्स हैं, झोलाछाप डॉक्टर हैं। जो ट्रीटमेंट वो दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और जब तक वो लोग झोलाछाप डॉक्टर हैं, जब तक वो आदमी समझता है कि उसको क्या हो रहा है, वो शहरों की तरफ भागने के लिए उनका पलायन होता है, जहाँ पे बहुत सारा उनको लॉस हो जाता है, लाइफ का लॉस है, पैसे का लॉस है, बहुत सारी चीज़ें उनके साथ। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें ठीक करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक, मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, चाहे वो मेडिकल हो या वो हो। हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि हम सबकी टेस्टिंग ट्रेसिंग कर सकें, सब लोगों को दवाइयाँ दे सकें। इतनी क्वांटिटी में तो दवाइयाँ भी नहीं है। आप शहर को देखेंगे, गांव को देखेंगे, अगर टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे तो हमको अपना पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि जितने भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मुझे लगता है उनको छोटा सा अपना एक सेंटर आपको अपने उनके आसपास के जो गांव है उसमें भी ले जाना पड़ेगा। हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बहुत हमने अब लॉस हुआ है उनके लाइफ का, और हमको ब्रेन ड्रेन रोकना पड़ेगा अभी, इन फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए भी जरूरी है कि जो डॉक्टर्स हैं बाहर की कंट्रीज में, जो इंडियन डॉक्टर्स एटलीस्ट उनको बुलाइए, और यहाँ पे हमको बहुत जरूरत है उनकी। जी अविनाश, क्या सरकार की ओर से कुछ हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है अवेलेबल? अविनाश, क्या सरकार की ओर से विशेष कोई तैयारी की जा रही है? क्योंकि अब शहरों के हालात जब काबू में आते जा रहे हैं तो अब गांव के लिए कुछ विशेष तैयारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए इस बार सरकार पूरी तरीके से सचेत है चंदन, क्योंकि जिस तरीके से अफरा तफरी मची कोविड की जब दूसरी लहर आई, उससे बचने के लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और कल आपने देखा कि कल एक आदेश जारी हुआ था मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सभी जिलों में जो बच्चों के लिए वेंटिलेटर बेड हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। और खास तौर पर जो CSC PSC हैं वहां पर वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसको भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जो गन्ना विकास विभाग है और जो आबकारी विकास विभाग है चंदन, उसको बोला गया है कि आप कम से कम समय में हर जिले में एक ऐसा ऑक्सीजन प्लांट लगाइए जिससे कि उस जिले के किसी CSC को जो कि 50 बेड वाला हो, वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। तो गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है और उसके लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश लगातार जारी भी किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए एक दूसरी हम बात अभी डॉक्टर साहब ने कही कि विदेशों से जो डॉक्टर हैं उनको बुलाए जाने की आवश्यकता है। इसी मद्देनजर देखिए एक बड़ी समस्या यह भी है कि अभी आपने तमाम खबरें देखी होंगी चंदन की, प्रदेश के कई अस्पतालों में वेंटिलेटर पड़े हुए हैं लेकिन उनको चलाने वाले ना तो डॉक्टर हैं और ना ही टेक्नीशियन हैं। यह सच है कि स्वास्थ्य विभाग में जो मैन पावर है उसकी भारी कमी है और यही वजह रही कि हाल ही में सरकार ने यह आदेश जारी किया कि जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनको उनकी भी सेवा ली जाएगी और बाकायदा उसके लिए मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने यह भी सर्कुलर जारी किया है कि जो मेडिकल और जो नर्सिंग के अंतिम साल के छात्र हैं उनको भी काम पर लगाया जाएगा, उनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा और उन्हें भी मानदेय दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग में मैन पावर की कमी है और यह सरकार को भी पता है चंदन, और यही वजह है कि लगातार सरकार तैयारियां कर रही है। उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है उस पर भी काम किया जा रहा है। तो चूंकि सरकार को पता है कि अगर समय रहते व्यवस्थाओं को सही नहीं किया गया, नहीं
नहीं किया गया तो एक बार फिर से स्थिति वही हो सकती है जो 2 हफ्ते पहले यूपी के तमाम शहरों में देखने को मिली थी। तो इस बार सरकार शायद सचेत है और उसी लिहाज से काम भी कर रही है। ठीक है सुशांत, अगर सीएम योगी की बात की जाए तो कोविड से बाहर निकलने के बाद, आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद लगातार वो जिलों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं और इसके बाद चीजें अचानक से काफी तेजी से बदली हैं और अब व्यवस्था जो है सही तरीके से काम करती हुई नजर आती है। यही अगर पहले किया गया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में इतना हाहाकार ना मचता। देखिए, वाराणसी में ये सुविधाएं तब बदली जब पहली बार प्रधानमंत्री ने यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया और वहाँ पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हुई तो जब जनप्रतिनिधि बाहर निकले तो कोई भी व्यक्ति कैमरे के सामने बोलने को राजी नहीं था और उसके बाद सारे जनप्रतिनिधि फील्ड में नजर आए, जो कि उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले कोई भी फील्ड में नजर नहीं आ रहा था, किसी का कॉल पिक नहीं हो रहा था और उसके बाद तेजी से जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जनता को। तो प्रधानमंत्री सबसे पहला इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और उसके बाद सीएम योगी तुरंत एक्टिव हुए और आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद लगातार उनके दौरे शुरू हुए। वाराणसी पहला ऐसा जिला उत्तर प्रदेश में बन गया है जिसने 15 दिनों के अंदर 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर इंस्टॉल कर दिए हैं और 1 महीने में 4 ऑक्सीजन प्लांट और इंस्टॉल होने हैं। तो वाराणसी में किस तरीके से काम हुआ प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद वो साफ साफ दिखा है। मगर जो चीजें पहले होनी चाहिए थी, जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर पहले काम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा सामने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी, यही सवाल उनको बताना पड़ा। ये बड़ा अहम सवाल हो जाता है। कैप्टन द्विवेदी से ये सवाल लेते हैं। कैप्टन द्विवेदी, व्यवस्था वही रहती है, अफसर वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है, अचानक से जब बड़े नेता जो है वो सक्रिय डांट लगाते हैं या फिर एक्शन में आते हैं तभी हमारा तंत्र काम में आता है, एक्शन में आता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि लीडरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये आवश्यक नहीं कि वो केवल नेता हों, वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी जो हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, एसीएस होम हैं, ये लोग भी एक्टिव हैं और इन लोगों ने जो गाइडेंस दी उस पर काम हुआ। गांव का जहां तक प्रश्न है, आप जानते हैं हमारे रूढ़िवादी परंपरा को फॉलो करते हैं। जब हम उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप गुरुद्वारों को देख लीजिए, दिल्ली में जाके देखिए, हर गुरुद्वारे में उन्होंने एक ऑक्सीजन लंगर सेटअप किया है, एक छोटा छोटा आइसोलेशन सेंटर या अस्पताल सेटअप किया है बिना किसी सरकारी सहायता के, आपस में सहयोग करके। चूंकि वो कम्युनिटी अवेयर है, जागरूक है और सब में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है। हम ये उदाहरण नहीं, ये तो आदर्श बात हो गई, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए वो तो आदर्श स्थिति हो गई, वैसा होना चाहिए। लेकिन आप हमारी जो व्यवस्था है ये सुओ मोटो काम क्यों नहीं करती, सवाल ये है। तो सुओ मोटो काम इसलिए नहीं करती है कि हम लोग लेथार्जिक हो गए थे, हम लोग बहुत आराम तलब हो गए थे और हमें आवश्यकता है कि जब तक हमारे ऊपर चाबी नहीं घुमाई जाती है हम काम नहीं करते हैं। आप गुजरात के उस भरूच के कलेक्टर को देख लीजिए, उसने 6 महीने पहले वो MBBS डॉक्टर, अरे परीक्षा तो सभी एक ही पास करते हैं, एक ही ट्रेनिंग मिलती है सबको। कुछ अफसर जो हैं काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बाकी के अफसर उतनी सक्रियता नहीं दिखाते। आवश्यकता इसी बात की है कि बाकी लोग उनसे इंस्पायर हों, सीखें। आवश्यक नहीं कि उतना करें, उसका 50% भी करें तो गांव में काफी हो जाएगा। और आवश्यकता इस समय हम लोगों को एक दूसरे को क्रिटिसाइज न करके भाईचारे की भावना से एक दूसरे से मिल करके कोशिश ये करनी है कि अपनी सीमित संसाधनों में हम कैसे अच्छी से अच्छी। चलिए, यूपी ने पिछले साल भी ये करके दिखाया था, जब पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे थे उस वक्त भी उत्तर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया था। इस साल भी जो है अब फिर से जो है पटरी पर चीजें लौट आई हैं, लेकिन अभी लड़ाई काफी लंबी है जिससे लड़ने के लिए सभी को मिल करके कोरोना के खिलाफ जंग में अपना योगदान करना पड़ेगा। आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।